हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वेद प्रेप केम एकेडमी के इस लेटेस्ट जॉब सेक्शन में। दोस्तों रिसेंटली नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि एनएफएल के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली है और उस वैकेंसीज की जो पोस्ट है दोस्तों उसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिस्ट्री लैब। दोस्तों इसकी कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी निकली है जिसके अंदर आपको दोस्तों 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का पे स्केल मिलेगा। और इस जॉब के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस बेसिस पे इस जॉब्स में सिलेक्शन होगा और वेरियस अलग अलग आप सबकी क्वेरीज को लेके कंप्लीट डिटेल्स आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इस जॉब के बारे में जानने के लिए दोस्तों आपको उसकी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। उस वेबसाइट का दोस्तों आप एनएफएल के नाम से अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट डायरेक्टली मिल जाएगी। nationalfertilizer.com अगर आप यूआरएल से सर्च करना चाहे तो वहां से सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट पे आपको कैसे इस पूरे बुलेटिन को पढ़ना है। इस वेबसाइट पे कैरियर्स नाम का एक ऑप्शन है दोस्तों। उस कैरियर्स पे जब जाएंगे दोस्तों आप तो यहाँ पब्लिक नोटिस वगैरह डिटेल्स वगैरह है, रिक्रूटमेंट एट एनएफएल, रिक्रूटमेंट एट आरएफसीएल। तो आपको एनएफएल की रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। देन इसमें सबसे ऊपर आप सबके सामने यहाँ पे अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 एनएफएल 2024 एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एनएफएल 2024 दोस्तों। तो ये एक आपका दोस्तों जॉब नोटिफिकेशन है। इस पे आप जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ लिस्ट की इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी और इसका अगर कंप्लीट बुलेटिन अगर आपको जानना है तो उसका ये इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे गिवन है जिसके बारे में आपको मैं भी बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करके दोस्तों इस पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को या ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में इस पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको कवर करूंगा, उस एडवर्टाइजमेंट को आपको दिखाऊंगा भी दोस्तों। पहले आइए इसकी कुछ क्विक डेट्स जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा इसके अंदर आप सब बच्चे जो वैसे तो पोस्ट तो बहुत सारी निकली है बट जो आपके रिलेवेंसी में है, जो हमसे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, केमिस्ट्री के कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो उन सब बच्चों के लिए मैं बता दूं आप सबके लिए जो रेलिवेंट वहां पे जॉब की पोस्ट है उसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिस्ट्री लैब, जिसमें एमएससी वाले बच्चे पास आउट जो हो चुके हैं रिसेंटली या जो पास आउट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग वाले बच्चों के लिए ये पोस्ट नहीं है दोस्तों। चलिए, हालांकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, वो मैं आगे जाके बताऊंगा भी आपको। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 12/6 से, यानी कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा दोस्तों 2 जुलाई को। एंड देन कुछ इन्होंने एडिट विंडो भी आपको दिया है ताकि किसी के कुछ अगर एरर अगर है तो एप्लीकेशन एडिट विंडो है 4 से लेकर 5 जुलाई के बीच में। एंड फिर कट ऑफ डेट्स दोस्तों आपकी जो आएगी वो 31/5 व्हाट इज डेट कट ऑफ डेट, अच्छा कट ऑफ डेट एक समथिंग की 31/5/2024। ये एक वो डेट है जिसके बेसिस पे आपका एज या बाकी सारा जो क्राइटेरिया वो डिसाइड होना है दोस्तों। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ डेट यहाँ पे आपके इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी को डिसाइड करेगा कि इस डेट तक आपकी एज क्या है, वट एवर इट इज़, या फिर इस डेट तक आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए अगर आप मास्टर्स डिग्री में हैं। तो ये कट ऑफ डेट उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है 31/5/2024। तो आप इसको अभी के लिए अवॉइड करिए, इसकी बातें आप आगे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट जब आप ओपन करोगे, हालांकि उन्होंने ये सारी की सारी पोजिशन मेंशन किए जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए दोस्तों जो जॉब पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब, केमिस्ट्री केमिकल लैब, तो केमिकल लैब वाले कैटेगरी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल वाले जो पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। कौन से बच्चे? जो मास्टर्स के बच्चे वो इसमें अप्लाई पहली कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर्स वाले बच्चों के लिए केमिकल लैब वाली जो कैटेगरी है उसमें अप्लाई वो कर सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे, वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट वाले में जो एलिजिबल है केमिकल वाले में वो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखा हो या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखा हो दोस्तों, ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके पास है वो ऊपर वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बट क्योंकि आप सब बीएससी केमिस्ट्री या फिर जो भी प्रोग्राम या फिर एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं या उसके रिलेवेंट जो भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, तो आपके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब वाला ही पोस्ट अवेलेबल है और इसी के लिए आपको अप्लाई करना है। बाकी आप किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आइए इसके ब्रोशर जो है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर यानी कि जो बुलेटिन है उसको हम ओपन करते हैं। तो ये रहा वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, मैं वहां से डाउनलोड करके जो हाईलाइटेड पॉइंट आप सबके सामने पहले रख दिए हैं दोस्तों। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी, ये जैसे कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में जैसे कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो एक जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो पोस्ट
निकलती है जिन जिन सेक्शन में, उसमें भी मेंशन किया था कि एनएफएल दोस्तों एक नवरत्ना कंपनी है और इसमें रेगुलरली केमिस्ट्री वालों के लिए पोस्ट निकलती है। आपको बस अपडेटेड रहना चाहिए। तो जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना कि ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट कंपनीज है दोस्तों। लगभग मैंने 40-50 गवर्नमेंट कंपनीज जो कि नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना के अंडर आती हैं दोस्तों, इतनी सारी कंपनीज के नाम मैंने आपको बता रखे हैं जिसके अंदर रेगुलरली हर एक दो साल में किसी ना किसी के अंदर पोस्ट निकलती रहती है। तो आपको बस उनके नाम ध्यान रखने हैं, उनके वेबसाइट को रेगुलर चेक करना है और बाकी कम एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके लिए लेके आता रहूं दोस्तों। चलिए ओके, सो इसका जो आपका ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट आपके सामने मेंशन है। तो दोस्तों एनएफएल के अंदर जो आपके सेंटर्स रहेंगे, जहां पे आपको लोकेशंस की अगर हम बात करें, लोकेशन इन द सेंस कि आपकी जॉब आपको कहां करनी होगी, तो एनएफएल हैज 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स, उसके 5 प्लांट है दोस्तों, एंड उसमें नंगल एंड बठिंडा यूनिट्स इन पंजाब है, पानीपत यूनिट इन हरियाणा में है दोस्तों, और बाकी 2 बची हुई यूनिट्स दोस्तों वाजीपुर यूनिट एंड एट डिस्ट्रिक्ट गोना इन मध्य प्रदेश में अवेलेबल है दोस्तों। 2 प्लांट आपके वाजीपुर में है, तो कुल मिला के 5 प्लांट है। आई थिंक आप में को इनमें से किसी न किसी प्लांट पे ही आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। चलिए, अब ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आपके अलाउड होंगे दोस्तों, सारे के सारे यहाँ पे सारा का सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही काम चलने वाला है ना। हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये रही पोस्ट की बातें, सारी की सारी पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल वालों की पोस्ट 56 है, पर ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। ये पोस्ट बीटेक या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रखा है। तो अगर बीटेक वाले बच्चे मुझे कोई देख रहे हैं तो आपके लिए भर के जॉब्स निकली है। पे स्केल 40,000 से 1,40,000 तक का, ऐसा रेंज उन्होंने क्यों दिया वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। ये कैटेगरी वाइज उनका डिस्टिंग्विशन है। ये दोस्तों आगे फर्दर इनके जो ये कोड वर्ड्स लिखे हैं, ये जो एक रिजर्वेशन कैटेगरीज होती है दोस्तों, उनका मीनिंग उन्होंने आगे मेंशन किया है। तो ऐसे ऐसे कर करके इनमें से हमारे लिए जो काम की है वो दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब वाली जो आपका जो पोस्ट है, इसका कोड है 61000011, ये आपके लिए एलिजिबल है। इसका भी पे स्केल सेम है, 40,000 से लेकर 1,40,000। 12 टोटल वैकेंसी है, 6 जनरल की होगी, अनरिजर्व्ड यानी कि 6 जनरल है। एससी वालों की दोस्तों 2 है, एसटी वालों की 1 है, 2 ओबीसी एनसीएल वालों की, ओबीसी में केवल नॉन क्रिमिनल लेयर वालों की है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 कैटेगरी है दोस्तों। पीडब्ल्यू का अगर है तो उसका कोई कैटेगरी सी का बच्चा है तो वही एलिजिबल होगा। कैटेगरी सी क्या है दोस्तों, ये रही कैटेगरी सी। यहाँ पे सी कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन क्योंकि या फिर नीचे मेंशन क्योंकि उसको हम देख लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही वो सारे जो एब्रीविएशन है जो इन्होंने यूज किया, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक बात मेंशन किया, मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट बता देता हूँ। डायरेक्टली पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वही आपके लिए काफी है, यानी कि आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का जो होता है ना समरी, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द, इस जो पीरियड है इस पीरियड में वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। तुम कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, होता है। कुछ सालों पहले ऐसी आई थिंक 2021 का जो जियो केमिस्ट था उसमें ऐसा हुआ था कि नंबर ऑफ वैकेंसी केमिस्ट्री जियो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में दोस्तों ट्वाइस कर दी गई थी, डबल कर दी गई थी। तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ऐसा पॉसिबल होता है दोस्तों, डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ये कैटेगरीज उन्होंने मेंशन कर रखी है। जो पीडब्ल्यू की कैटेगरी है, कैटेगरी एबीसी में कौन कौन से आते हैं, डीई में कौन कौन से आते हैं। तो जो कैटेगरी उन्होंने मेंशन किया केवल वही बच्चे पीडब्ल्यू के एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए। जैसे कि केमिस्ट्री वालों में पीडब्ल्यू कैटेगरी सी वाला था, तो ये वाला अगर कोई पीडब्ल्यू कैटेगरी में अगर लाई करता है तो वो इट इज या ही और शी इज एलिजिबल टू आई थिंक गिव द एग्जामिनेशन। कैटेगरी सी यहाँ इन्होंने मेंशन की है, यस कैटेगरी सी उन्होंने मेंशन किया। ओके नाउ फिर आगे ये सारी कैटेगरीज की बातें उन्होंने लिख रखी है। आगे बात करते हैं दोस्तों पे एंड पर्क्स की क्या क्या आपको पैसा और वो सब चीजें मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि एनएफएल ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट पे पैकेज इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया पैकेज उन्होंने खुद ही लिखा है कि एनएफएल ही देता, भाई तुम तो टेंशन ही मत लो। और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे दोस्तों उनको इनिशियली 40,000 3% 4 लाख या 1,14,14 जो 40,000 है ये दोस्तों एट द बेसिक पे ऑफ 40,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। जब आप 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो दोस्तों बेसिक पे ऑफ 40,000 आपको दिया जाएगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि दोस्तों 1 साल का वहां पे ट्रेनिंग पीरियड है, ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। और ड्यूरेशन में आपको पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने पे दोस्तों क्लियरेंस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड जो भी वो क्राइटेरिया रखेंगे दोस्तों, आपको सच कैंडिडेट विल बी कंसीडर फॉर द रेगुलराइजेशन एज अ ऑफिसर। और आपको ट्रेनिंग के बाद एक पहले इनिशियली उन्होंने लिखा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग 1 साल की, उसमें आप क्वालिफाइड होते हैं, देन आपको ऑफिसर रैंक
वो अलॉट करेंगे दोस्तों। फिर आप बन जाएंगे ऑफिसर, जो आप डिजर्व करते हैं। मास्टर्स कैटेगरी के बाद जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अक्सर ऑफिसर रैंक से निकलती है, तो इस बार उन्होंने 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रख के आपको ऑफिसर रैंक दी है। ऑफिसर जैसे आप बन जाओगे दोस्तों, तो 40,000 से लेकर 3% जो भी -3% वट एवर इट इज, एंड माइनस या जो भी रेंज है वट एवर इट, 1,40,000 एट द बेसिक पे ऑफ 41,200। और इसके अलावा बेसिक पे के अलावा कैंडिडेट को दोस्तों जो भी इंडस्ट्रियल डीए है, एचआरए है, और कंपनी अकोमोडेशंस वगैरह अगर प्रोवाइड करते तो एचआरए मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है दोस्तों। और बाकी के जितने भी अलाउंस है, मेडिकल लीव्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंट्रीब्यूटरी, वो सब आपको दिया जाएगा दोस्तों। और सारे जितने भी आपके प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन, सब जो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सर्विस एग्रीमेंट में उन्होंने मेंशन किया कि आपको एक बॉन्ड साइन करके सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम आफ्टर, ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन होने के बाद। 4 लाख 4.5 लाख रुपए का, जो कि 3 साल की सर्विस कंप्लीशन का एक उनका क्राइटेरिया होता है। मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट, आप पीएसयू सेक्टर की तरफ आगे जाइए, महारत्ना, मिनित्रा, जितने भी, सब में वो सर्विस एग्रीमेंट रखते हैं। 3 साल का मिनिमम सर्विस एग्रीमेंट देखा गया है अक्सर दोस्तों। कुछ 2-2.5 साल का रख लेते हैं, पर आइडियली 3 साल का सर्विस एग्रीमेंट होता है। उसमें आपको बॉन्ड साइन करके देना होता है। अगर आप उस ड्यूरेशन में छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड जो है वो, है ना, हाँ, वो उड़ा लेंगे। 4.5 लाख रुपए आपको सबमिट करने पड़ेंगे अगर छोड़ रहे हैं तो। बाकी डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशंस पे आप छोड़ रहे हैं, उन पे भी डिपेंड करता है खाले की। तो लिमिट अब इसको हम छोड़ देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नौकरी मिल रही है तो भाई दे देना, तुम्हें कौन सा पैसा देना है, बॉन्ड ही तो देना है साइन करके, ठीक है, वो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट की बातें हम करते हैं। तो प्लेसमेंट में दोस्तों आप जब प्लेस किए जाओगे तो उससे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आइए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एनपीएल वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किसकी, मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल लैब की बताऊंगा। पहले केमिकल की बता रहा हूं, फिर केमिकल लैब की बताऊंगा। देखिए, केमिकल वाले में मैंने कहा था इसलिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात तो उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया, 18 साल से 27 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल वाले में बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। या एएमआई इन केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाली पोस्ट में, नहीं तो नहीं कर सकते। जो कि हम पोस्ट कह रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब वाले बच्चे मास्टर्स केमिस्ट्री वाले होते हैं। एज अगेन 18 से 27 साल है। हालांकि एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको मिलेगा, जो कि आई थिंक SC ST में 5 साल तक का होता है, ओबीसी में दोस्तों 3 साल तक का होता है। इन्होंने आगे मेंशन भी किया दोस्तों। फुल टाइम रेगुलर एमएससी केमिस्ट्री हो, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जनरल कैटेगरी 50-60% है। 50% फॉर SC ST PW कैटेगरी के लिए, या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। अभी हम मुद्दा क्या है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स क्या होते हैं दोस्तों। ये जब कभी भी इन मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना में एक पोस्ट निकलती है ऑफिसर रैंक की, तो इस ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए जो उसके नीचे वाली ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं दोस्तों, जो कि ऑफिसर अभी नहीं बने हैं, तो उनको भी वो एक मौका देता है कि आप भी कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करके आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट मीनिंग जो ऑलरेडी एनएफएल में काम कर रहे हैं, लोअर देन ऑफिसर रैंक, बल्कि सेम रेंज में वो एलिजिबल हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, उनके लिए है। तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखा है। एनी अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने बोला, साफ साफ मेंशन किया, ध्यान देना, एनी अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी जो भी है, जियोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा विल नॉट बी कंसिडर्ड टुवर्ड एलिजिबिलिटी। इन स्पेशल कैटेगरी की जो ब्रांचेज है मास्टर्स की, वो एलिजिबल नहीं है। तभी मैं अक्सर आपसे कहता हूं, हमेशा बच्चे पूछते हैं कि सर मास्टर्स इन केमिस्ट्री क्या हम एक नैरो स्ट्रीम में करें क्या, फोरेंसिक साइंस एंड ऑल। यस, अगर आपको उसका शौक है, आपको बिल्कुल वही बनना है, तब आप उस स्ट्रीम में जाइए, नैरो स्ट्रीम में, मतलब जो बिल्कुल फाइन है। अदरवाइज आप हमेशा कोशिश करिए मास्टर्स इन केमिस्ट्री करने का, क्योंकि आप जब मास्टर्स इन केमिस्ट्री करते हैं तो आप मास्टर्स इन केमिस्ट्री के बाद निकलने वाले लगभग 99.9% जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज मास्टर्स इन केमिस्ट्री का मतलब ये भी है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब में वो सब इसी में इंक्लूडेड है, पर केमिस्ट्री से जुड़े रहिए, मेन स्ट्रीम से जुड़े रहिए। उस मेन स्ट्रीम से जुड़े रहेंगे तो आप किसी भी जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे। देखिए, आप अगर इस कैटेगरी के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपका जो केमिस्ट्री ब्रांच है वो अगर बायोकेमिस्ट्री है, फार्मेसी है, टॉक्सिकोलॉजी है, जियोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है दोस्तों, ये सब है, फूड टेक्नोलॉजी, तो आप एलिजिबल नहीं है। नॉर्मल केमिस्ट्री वाले बच्चे या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, ये सब चीजें वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो बाकी अपने काम का है नहीं इसमें कुछ, बाकी सब तो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ही है। नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और।
कट ऑफ डेट का उसने मतलब क्या बताया दोस्तों, कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग, देखिए डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी 31/5/2024 तक कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो वो बोल रहा है, मास्टर्स इन केमिस्ट्री आपका 31/5 तक आपके एग्जाम होकर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो उस फॉर्म में दोस्तों आपको अपना रिजल्ट मास्टर्स का अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे आई थिंक IITs के बच्चे ऐसे होंगे जिनके मास्टर्स एग्जाम हो चुके हैं, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो दोस्तों आप सब एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप सब फॉर्म भर सकते हैं। पर जिन बच्चों का रिजल्ट 31 मई तक नहीं आया है, देखिए आज 12 जून है, ये 12 जून में भी 12 तारीख तक भी आया तो तब भी एलिजिबल नहीं हो, 31 मई तक आना चाहिए। 31 मई तक आपका अगर डिक्लेयर हो चुका है तो आप एलिजिबल हो दोस्तों मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंडर, या फिर आपकी एज 31 मई तक इस मिनिमम एज क्वालिफिकेशन या मिनिमम एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो वो आप एलिजिबल हो। चलिए दोस्तों, एज रिलैक्सेशन का इन्होंने कॉलम आगे दे रखा है। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। Candidate possessing higher technical professional qualification in relevant field discipline will also be considered। मतलब ये कहना है कि भाई अगर PhD वाले मान लीजिए स्टूडेंट है, क्या वो एलिजिबल है? क्या ऑब्वियसली भाई हायर वाले जो सेम अगर कैटेगरी में है तो वो बिल्कुल एलिजिबल है दोस्तों, आप बिल्कुल एलिजिबल है अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है दोस्तों। तो बाकी उन्होंने डिटेल्स आके मेंशन कर रखी है। ओके, सो यहाँ पे वो पैराग्राफ है जहाँ पे क्लियरिटी ये मिलती है कि जो MSc परस्यूइंग वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए क्या कहानी है। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द कॉलम नंबर 4 ऑफ टेबल नंबर 2 अबव and whose final year result have been declare हो चुका है एज ऑन कट ऑफ दोस्तों। कौन सी कट ऑफ डेट? एज ऑन कट ऑफ डेट बोले 31 मई, तो 31 मई तक डिक्लेयर हो चुका है। आर एलिजिबल टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अपलोड अ फाइनल ईयर मार्कशीट और डिग्री, या तो फाइनल मार्कशीट दे दो या डिग्री दे दो, दोनों में से जो आपके पास है। डिग्री नहीं आई है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट दे दो दोस्तों, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी है, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर मान लीजिए एंड एज वेल एज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपने नहीं दिया दोस्तों, आपका कैंडिडेट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट हु आर स्टडीइंग इन द फाइनल ईयर, जो अभी फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं, एंड इज रिजल्ट इज अवेटेड एज ऑन द कट ऑफ डेट, और 31 मई तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, विल नॉट बी एंटरटेन, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। साफ साफ शब्दों में लिखा है, तो कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में ये पूछे ना भाई, अगर आपके 31 मई तक रिजल्ट आ गया है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं आया है तो बहुत क्लियर है कि आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ओके, तभी ये फायदा होता है आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और IITs जैसे या हायर इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, वहां पे रिजल्ट मई में ही निपटा देते हैं। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है जिनके रिजल्ट जो होते हैं वो जून, जुलाई, अगस्त तक खिंचते जाते हैं। तो ये अपने अपने बेनिफिट है उनका। अब उन बच्चों को वो एलिजिबल ही नहीं होंगे, उनका या बेनिफिट ही नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि यही पोस्ट निकलेगी, ऐसी और भी पोस्ट निकलेंगे दोस्त, तो आप वो बच्चे जिनका भी रिजल्ट नहीं आया तो आप आने वाली पोस्ट का वेट करिए। ओके, सो पैसा बता रखा है कितना आपको ऑनलाइन प्रोसेस देना पड़ेगा, 700 रुपये प्लस जितने भी बैंक चार्जेस होंगे वो आपको देने पड़ते हैं, 10-15 रुपये जो भी बैंक चार्जेस लगता है, वट एवर इट इज, अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तब पता लगेगा। सो इन्होंने एक और बात बोले, SC ST PW जो भी है, ये जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंटल कैटेगरीज वाले भी एज वेल एज कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स को आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फी, उनको फ्री है, उनको फी नहीं भरनी है दोस्तों। 700 रुपये कुछ खास नहीं है, आराम से भर देना भाई, इतना तो तुम वैसे उठा दे तो डाटा रिचार्ज कराने में। ओके, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, अब प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है दोस्तों। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है 12/6/2024 से लेकर 2 जुलाई तक अवेलेबल रहेंगे। NFL की वेबसाइट पे कैरियर सेक्शन में जाना, रिक्रूटमेंट इन NFL जाना है, एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और उस आगे प्रोसीजर को फॉलो कर लेना दोस्तों। ओनली वन एप्लीकेशन, कोई किसी बच्चे के लिए कोई एक ही एप्लीकेशन मान्य होगा। ठीक है, और आपको वो अगर मॉडिफाई करना है तो फाइनल, अगर मान लीजिए भरते भरते कोई गलती हो रही है तो फाइनल फी सबमिशन करने से, जो भी मॉडिफाई फाइनल फी सबमिशन करने से पहले अगर आप अपने जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, नाम आपका मैच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक करना। अगर आपने गलती कर दी तो फिर बाद में दिक्कतें आएंगी। हालांकि उन्होंने करेक्शन विंडो दिया है, बट फिर भी आप बड़े हो चुके हो, अब ये छोटी छोटी गलतियां ना ही करो तो अच्छा है दोस्तों। चलिए,
ओके, सो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और वो वैलिड ईमेल आईडी आपके पास एक लंबे समय तक रुकनी चाहिए। कम से कम उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 1.5 ईयर, कम से कम 1.5 ईयर यानी कम से कम 1.5-2 साल तक आपके पास वो ईमेल आईडी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए, क्योंकि वो सारा कम्युनिकेशन मेल के थ्रू करेंगे और आपके पास मेल आईडी का पासवर्ड वगैरह अगर गुम हो गया या आपने किसी साइबर कैफे के बंदे से फॉर्म भरवाया, वो अब एंटरटेन नहीं कर रहा है, उसने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। आप बड़े बच्चे हो चुके हैं यार, इतना समझ जाइए कि ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब जो भी आप किसी फॉर्म में भरो तो उसको एक्टिवेट रखिए, एक्टिवेट रखना है, नहीं तो भाई भुगतोगे तुम ही। ओके, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अच्छा, अब स्टेप क्या है एप्लीकेशन फॉर्म बनने के? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें नाम नंबर वगैरह डालना होता है दोस्तों। फिर आपको डिटेल्स अपनी फिलिंग ऑफ द कैंडिडेट डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जितना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपका फिलिंग ऑफ द कैंडिडेट डिटेल्स होगा, जो भी ईमेल आईडी यूजर आईडी है, ये पासवर्ड जनरेट वगैरह है, सारी चीजें आपको भरनी है। फिर आपका अपलोडिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना दोस्तों यहाँ पे मेंशन है। आपको फोटो, सिग्नेचर, रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा, जिसको इन्होंने माना है कि 10th की मार्कशीट चल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो यहाँ पे डिग्रीज मेंशन है, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, मैट्रिक ऑनवर्ड्स अप टू हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, यानी कि 10वीं से लेकर 12वीं की भी, बीएससी की भी सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट एज पर द नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट्स इंडिकेटिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड इन द केस ऑफ द इज यो सीजी इन केस ऑफ डिग्री इज अवार्डेड सीजीपीए और लेटर ग्रेड। अगर आपके सीजीपीए और लेटर ग्रेड में है तो आप उसको परसेंटेज टर्म में भी दिखा देना। उन्होंने साइज लिखा 2 MB से, फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। आप समझदार है, फाइल का साइज अगर आपका ज्यादा घटाना है तो बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं, गूगल पे सर्च करिए क्या फाइल रिड्यूसर, इमेज साइज रिड्यूसर, पीडीएफ साइज रिड्यूसर, तो बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे, उसमें पीडीएफ अपलोड करिए, डाउनलोड करके आपको दे देगा दोस्तों। चलिए ओके, अगर आपका कोई पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है वो, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है वो दोस्तों, एंड एज वेल एज आगे जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप इन कैटेगरीज में लाइक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे दोस्तों। आइडेंटिटी प्रूफ पे उन्होंने आधार, पासपोर्ट, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, पासबुक ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक विद टेस्टेड फोटोग्राफ, ये सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली लेजिटिमेट photographs of the individual and signatures are considered as valid. Uploading image of live or whatever it is एनी अदर पर्सनैलिटी इन एनी फील्ड वो अप्लाइड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब जब आप ये सब डिटेल्स भर दोगे, नाम नंबर ईमेल आईडी डिटेल्स, ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, तो फिर आपका प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आएगा। पहले प्रीव्यू में अच्छे तरीके से अपना पूरा का पूरा सेक्शन क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों, और प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों फिर आप जो सेटिस्फाइड हो जाओ तब आप अपने एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देना। एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के लिए ऑनलाइन गेटवे पाथवे होगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड एंड रिटेन ऑल द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने बोला है तो ये आपके पास अपने और डाउनलोड करके आपको अलग से एक फाइल में रख लेना, वरना बाद में जब आपसे मांगे जाएंगे तो आप दिक्कत महसूस करेंगे, तो बेटर है कि रख लेना भाई। जैसे कि कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट करो तो वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना, 2-3 कॉपियां निकाल के रख लेना, या फिर डिजिटल फॉर्म में कहीं सेव कर लेना दोस्तों। फी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जब आपका अपलोड होगा या जब दिया जाएगा तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप क्लेम कर सके, हाँ मैं ही हूं, मैंने पेपर दिया है। ओके, सो बाकी सब डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं आराम से, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों, तो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स दे रखी है दोस्तों। उसका टाइम वगैरह आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो भी एग्जाम डेट होगी उससे कुछ समय पहले आपका रिलीज कर दिया जाएगा, और वो सब चीजें आपको ईमेल्स के थ्रू भी एज वेल एज मैसेज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी दोस्तों। ओके, सो टेंटेटिव सेंटर्स की लिस्ट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपके टेंटेटिव सेंटर्स है, आप इसके आसपास किसी भी सेंटर्स को फिलअप कर सकते हैं। 2 प्रेफरेंस आपसे भरवाएगा, पर कोई गारंटी नहीं है कि उसमें आए या ना आए, उनकी मर्जी, वो कहीं भी किसी भी सेंटर पे आपको भेजे दोस्तों। ओके, सो उसके लिए वो एंटरटेन नहीं करेगा कि मैं मेरा सेंटर चेंज कर दो, ये सब बातें वो नहीं सुनेगा। तो बेटर है कि आप अपने रिलेवेंसी और सोच समझ के साथ कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो समय पे कहाँ होंगे, उसके साथ ही अपने एग्जामिनेशन को भरिए दोस्तों। ओके, सो जो बच्चे, मैं बता दूं, जो बच्चे अभी करंटली किसी जॉब में है, ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी गवर्नमेंट एफिलेटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो उन सब के लिए उन्होंने एक स्पेशल क्राइटेरिया दिया, हालांकि वो आएगा आगे जाके,
कि आपको पहले एक इंटीमेशन लेटर एट द टाइम ऑफ जो भी आगे प्रोसीजर है उस टाइम पे देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं, गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि जब आप किसी और एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पहले इंटीमेट करना पड़ता है सिलेक्शन वगैरह जो भी प्रोसीजर है। आप एक बार अपने गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई है तो आप वहाँ पे पूछिए कि क्या तरीका है, कैसे इंटीमेशन देता है कि भाई मैं इस एग्जाम को देने जा रहा हूँ या इस एग्जाम के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, वट एवर इट इज़, वो आपको एक पहले प्री इंटीमेशन देना पड़ता है दोस्तों। तो वो आप अपना डॉक्यूमेंट पहले रेडी कर लेना। ओके, सो ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन अब मेंशन पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, मतलब सारा सेम डे पे ही होगा अनटिल अनलेस कोई दिक्कत ना आ जाए दोस्तों। क्वेश्चंस, अच्छा पेपर का पैटर्न क्या होगा, बोला है कि ओमर बेस्ड जो टेस्ट होगा हैव टू पार्ट्स के दो पार्ट होंगे। वन इज डिसिप्लिन रिलेटेड, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप देने जा रहे हैं, केमिस्ट्री में देने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री रिलेटेड होगा, एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड, और दूसरा पार्ट जो होगा वो एप्टीट्यूड पार्ट होगा आपकी एक होता है ना जनरल अवेयरनेस को जानने के लिए, भाई अवेयरनेस और आपका कितना अच्छा स्किल है, कितना अच्छा आप फास्ट प्रोसेस को डील करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट तो अब आजकल सब में आने लगा, तो मैंने तो आपको पहले ही बोला कि एप्टीट्यूड तो आप साथ साथ तैयार करना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि एप्टीट्यूड तो आगे जाके मुझे लगता है कि कोई भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट का होगा तो उसमें एप्टीट्यूड का सेक्शन जरूर आएगा ही आएगा। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी राज्य भाषा हिंदी हमारी, वो तो होगी होगी, साथ में इंग्लिश भी होगी दोस्तों। तो आप ऑब्वियस बात इंग्लिश चूज करेंगे, जिस बच्चे हिंदू में कंफर्टेबल है तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, 120 मिनट होगी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, यानी कि स्पीड मैटर करेगी, जिसका स्पीड अच्छा है वो जीत जाएगा। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो होंगे वो तो आपके डिसिप्लिन यानी कि केमिस्ट्री के होंगे, एंड बाकी बच्चे दोस्तों आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस के पाए जाएंगे। 100 एंड 50 का यानी कि 150 क्वेश्चन, 120 मिनट, टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा। और ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन बहुत इजी देता है, डिफिकल्ट नहीं देता है। तो आप जब आप अपने सिलेबस को कवर करने लगे, जो भी बीएससी एमएससी का सिलेबस आपका होगा, उस सिलेबस को जब आप मास्टर्स करें तो मास्टर्स तक का सिलेबस पूछेगा, आपके रिलेवेंट इक्विवेलेंट डिग्री तक का सिलेबस आपका देगा दोस्तों एग्जामिनेशन में। तो जब सिलेबस आपका देगा दोस्तों तो उसमें आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाइए, यानी कि अगर आपने किसी जब जेम नेट गेट की तैयारी की है तो केवल नोट्स पढ़ जाना, क्वेश्चन भी कुछ खास प्रैक्टिस ना, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इन द सेंस की टेस्ट सीरीज के रूप में करने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस की मैं कह रहा हूं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करके जाना, टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कोई स्पेशल केस नहीं होगा, कोई डिटेल्ड वर्जन ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा। तो बेटर है कि आप क्वेश्चन का जो तैयारी है वो उस तरीके से करिए। हालांकि इसके बारे में मोर डिटेल्स लेके मैं अलग से आऊंगा दोस्तों, एक वीडियो लेके एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन करके देखेंगे, अगर इससे पहले कोई एग्जामिनेशन अवेलेबल है तो उसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे कहाँ पे किस तरीके से कैसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। अभी के लिए क्योंकि क्वेश्चंस और मार्क्स इतना है तो आइडिया यहीं से लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं देगा। ठीक है, चलिए ओके, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कमाल की बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। मैं तो ये तो कहता हूं कि जिसने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सारे ही अटेम्प्ट करने, नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, आंसर गलत दोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब ऐश करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसी की प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप अटेम्प्ट करने में ही असक्षम है तो फिर तो भाई क्या ही बात कहूं, इसलिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस पेपर के लिए। एग्जामिनेशन लेवल ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट विल बी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस की बात कर रहा है कि जो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी का आपका सिलेबस रहेगा दोस्तों, एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बोला है कि जब आप ओएमआर टेस्ट दे लोगे तो उस ओएमआर टेस्ट के बेसिस पे वो कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा ही होगा। मैंने आपको बहुत बार बोला है, मास्टर्स के बाद कोई भी अगर ऑफिसर रैंक की जॉब है तो उसमें इंटरव्यू बाय डिफॉल्ट लग जाता है। सेम कहानी यहाँ है, टेस्ट होगा, स्क्रूटनाइज करेंगे आपको, करने के बाद जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे बुलाएंगे दोस्तों, तो उन्होंने बोला है कि एक पोस्ट के लिए 5 गुना बच्चे बुलाएंगे, यानी कि 12 बच्चे, 12 पोस्ट अगर आपकी केमिस्ट्री के लिए हैं दोस्तों तो 12 गुना में 5, लगभग 60 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं। हालांकि ये उन पे डिपेंड करता है, कई बार वो 10 गुना भी कर देते हैं, इट्स डिपेंड टोटली ऑन देम, सो ओके इट्स उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने बोला ओएमआर बेस्ड जो भी ओएमआर बेस्ड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू टेंटेटिवली इन द रेशियो ऑफ 1:05, ये रेशो रहेगा, यानी कि मींस 5 एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट के लिए रिस्पेक्ट में बुलाया जाएगा। आगे इसने बाकी सारी जो कैसे कौन सेलेक्ट हुआ ये सब वो इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू आपको सर्कुलेट करेंगे, तो बेहतर है कि अपना मेल और मैसेज जो भी फोन नंबर आपने दिया उसको रेगुलर चेक करते रहिए। इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू पर्सनली ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय देम इन ऑनलाइन। ठीक है, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो फाइनल सिलेक्शंस में उन्होंने बोला है कि अगर आप अनरिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी इन सब कैटेगरी से रिलेटेड है तो कैंडिडेट्स विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ द अवेलेबल वैकेंसीज ऑफ ईच कैटेगरी उसके हिसाब से उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। मेरिट लिस्ट विल बी
कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओएमआर बेस्ड एंड द इंटरव्यू। ओएमआर का भी वहाँ पे एक क्राइटेरिया रहेगा और इंटरव्यू का भी क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों। दोनों का वेटेज कितना होगा, आप जितना पेपर दे के आएंगे तो पेपर का वेटेज 80% है, और जो इंटरव्यू है दोस्तों उसका वेटेज है 20%। तो आप ध्यान रखिए 80:20 का रेशो रहेगा, जो कि एक अच्छा रेशो है। साथ ही साथ उन्होंने एक और क्राइटेरिया रखा है कि भाई आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है यानी कि इंटरव्यू है, उसमें कम से कम 50% मार्क्स पाना जरूरी है। मतलब अगर किसी भी कैंडिडेट को जो टीम ऑफ इंटरव्यूअर्स हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो ऐसे ही फर्जीवाड़े में आ गया, तो वो उसको 50% से नीचे मार्क्स देके उसे एलिमिनेट भी कर सकती है। उसका इंटरव्यू अगर खराब गया तो दोस्तों आपका कितना भी अच्छा पेपर चला जाए रिटर्न में, तो दोस्तों उस कैटेगरी में वो इंटरव्यू में पास आउट नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इंटरव्यू का यहाँ पे कैटेगरी उन्होंने डाला 50% मार्क्स का। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट एंड देयर आफ्टर अगेन इन द पर्सनैलिटी टेस्ट विद द मिनिमम एवरेज ऑफ 50%। ठीक है, ये आपका 50% आपका इंटरव्यू में आपके पास होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे देते हैं। ओके, सो पर्सनल इंटरव्यू आर अच्छा, पर्सनल इंटरव्यू आर सेम, टोटल मार्क्स अगर किसी के मार्क्स वगैरह सेम आते हैं तो उस कैटेगरी में उन्होंने बोला है कि उसके बाद उस कैटेगरी में आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आए हैं अप टू 2 डेसिमल तक के कंपेयर किए जाएंगे। जिसके ज्यादा होंगे आपकी BS MSc की डिग्री में मार्क्स ज्यादा होंगे 2 डेसिमल पॉइंट तक के। अगर किसी दो बच्चों के मार्क्स सेम आते हैं इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में, तो वहां पे फिर पहला कैटेगरी ऑफ जो चेक करने का रहेगा दोस्तों वो रहेगा उनके डिग्री के मार्क्स दोस्तों। तो डिग्री के मार्क्स जो जीत जाएगा उसको ज्यादा रैंक दे दी जाएगी, और अगर मान लीजिए वो भी सेम आ गए तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे देंगे। डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा होगी वो सीनियर होगा, और सीनियरिटी में मेरिट लिस्ट में से प्रेफरेंस मिलेगी दोस्तों। ओके, सो रिजर्वेशन की बातें उन्होंने की है दोस्तों। कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC में बी कंसिडर अंडर जनरल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, पहले रिजर्वेशन की बात कर रखिए। अंडर जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेरिट दी अगेंस्ट दी अनरिजर्व पोस्ट, मतलब किसी OBC SC ST जो इन कैटेगरीज के हैं उनका अगर मार्क्स का सिलेक्शन हो रहा है जनरल कैटेगरी में, तो दोस्तों वो जनरल कैटेगरी में ही उनको लिया जाएगा। बस कंडीशन उन्होंने रखी कि भाई प्रोवाइडेड नो रिलैक्सेशन इन एज। अगर मान लीजिए SC ST OBC कैंडिडेट्स ने एज रिलैक्सेशन लिया है और एज रिलैक्सेशन में उसके मार्क्स OBC कैटेगरी में या सॉरी उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, वो जनरल कट ऑफ पार कर रहा है, तो उस कैटेगरी में अगर उसने एज रिलैक्सेशन लिया तब उसे जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि जनरल की सीट बच जाएगी, उसमें जनरल का बच्चा ही आएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है और उसके मार्क्स इस कैटेगरी का वो बच्चा और उसके मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे हैं, तो फिर वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को या जनरल कैटेगरी की सीट को खा जाएगा। आई थिंक इसी का यही मीनिंग है जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी आप पढ़ लेना दोस्तों। आई थिंक इसका यही मीनिंग है। ओके, सो OBC का क्रीमी लेयर अगर आपका है तो आपका कोई रिजर्वेशन काम का नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर बनवा लीजिए दोस्तों। क्रीमी लेयर यानी कि 8 लाख से कम आपकी पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। पेरेंट्स में जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी इनकम 8 लाख से अगर आपकी कम है तो दोस्तों आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, और 8 लाख से अगर ज्यादा है तो 8 या 8 लाख से ज्यादा दोस्तों तो आप अपने क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो क्रीमी लेयर का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, नॉन क्रीमी लेयर का ही रिजर्वेशन होता है। ठीक है, ओके, सो फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन और फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स आप वहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, बाकी गाइडलाइंस है आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ये सब पढ़ लोगे। ये रिजर्वेशन को लेकर गाइडलाइंस है भाई, कितना क्या परसेंटेज है क्या नहीं है वो आप आराम से, जिसका रिजर्वेशन है वही पढ़िए, बाकी आप अवॉइड करिए, आगे चल सकते हैं। ओके, सो बोला है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी डाटा में पाई गई जब हमने ऑनलाइन सबमिशन किया और फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए और कोई भी गलती पाई गई, तो सीधा सीधा तुम्हारा कैंडिडेचर जो होगा, मतलब जो तुम्हारा एक वो सिलेक्शन तुम्हारा बेशक हो गया पर तुम्हें दोस्तों वो नेग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तुम्हारा कैंडिडेचर दोस्तों। तो इसलिए बेहतर रहेगा अपनी डिटेल्स को सही तरीके से सोच समझ के भरे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे वो चीज जो मैं आपको बता रहा था, जो बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर PSU में है, क्वाजी गवर्नमेंट में है या ऑटोनोमस बॉडीज में है, एज ऑन द कट ऑफ डेट 31 मई तक अगर वो उस डेट उसमें रहे हैं, शेल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ परमिशन लेटर, उनको एक परमिशन लेटर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन या परमिशन लेटर या फिर NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जब पर्सनल टेस्ट KP आई थिंक इंटरव्यू के टाइम पे ही होता है, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, उनके एम्प्लॉयर से आपको दोस्तों intimating setting permission from the company authority management for
them to apply for a particular post in NFL notified wide this advertisement। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको एक परमिशन मिलनी चाहिए कि इस एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अप्लाई करने जा रहे हैं, और ये उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब उन्हें वो लेटर दिखाना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि आई थिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और जो वेरिफिकेशन होता है, जो जहां तक मैं समझता हूँ वेरिफिकेशन तब होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तब पहला वेरिफिकेशन का स्टेप तब होता है। फिर कंप्लीट वेरिफिकेशन तब होता है जब आप आई थिंक फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो। तो ये दो जगह पे आई थिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। तो आप बेटर रहेगा जब आप अपना इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को या ये वाला एनओसी को बनवा के लेके जाना, अगर आप इस किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो दोस्तों, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हमारे पास कैंडिडेट शुड रिटेन देयर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। साफ साफ लिखा है कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होनी चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कभी भी वो आपसे मांग सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों आपके लिए फाइनली ये रही। कट ऑफ डेट 31/5 है। कट ऑफ डेट का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं कि ये ही डेट मानी जाएगी सारे क्राइटेरिया के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री की मार्कशीट आने के लिए, वट एवर इट इज, तो ये आपका दोस्तों क्राइटेरिया माना जाएगा। डेट ऑफ ओपनिंग जो है 12 जून को निकल चुका है, लास्ट डेट है 2 जुलाई को, 2 जुलाई। ओपनिंग ऑफ करेक्शन 4 जुलाई से 5 जुलाई। एंड दोस्तों कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम टू अवॉइड, मतलब आप पहले ही भर दीजिए ताकि बाद में रश ना हो, वेबसाइट डाउन ना हो जाए, फिर बाद में आप फिर मेल करते रहोगे तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब पोस्ट, जो कि मास्टर्स के बच्चे जो केमिस्ट्री या रिलेवेंट इक्विवेलेंट सब्जेक्ट से कर रहे हैं उनके लिए एलिजिबल है। मैंने इस पूरी वीडियो में आपकी पूरी डिटेल्स देख के बताई दोस्तों। क्योंकि अब ये पोस्ट निकल चुकी है तो इसको लेकर तैयारियां अभी की जाएंगी, और वेद प्रेप केम अकेडमी आपको इसके लिए तैयारियां लगातार कराती रहेगी ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन ऐप एज वेल एज दोस्तों। सो अपकमिंग डिटेल्स के लिए कि वेद प्रेप केम अकेडमी आपके लिए क्या स्पेशल तैयारी कराएगी इस पोस्ट के लिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज के रूप में हो, चाहे वो कंटेंट प्रोवाइड करने के रूप में हो, या फिर वो फ्री यूट्यूब सेशंस के रूप में हो, आपको जल्दी से आपको हम यूट्यूब पे अलग से एक वीडियो डाल के इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हैं कि आपको क्या स्पेशली एक्स्ट्रा चाहिए। थैंक यू फॉर द लिसनिंग दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए इस पोस्ट के लिए, और वेद प्रेप केम अकेडमी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी जॉब्स एग्जामिनेशन की रेगुलर तरीके से दोस्तों। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।